हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसका कारण था कि मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ठंडा लग गया था मौसम चेंज होने के कारण, जिसके कारण प्रत्येक दिन वीडियो आपके पास नहीं आ पा रहा था। मैंने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था डिटेल से। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जीवन में अभी बहुत तनाव चल रहा है स्टूडेंट के जीवन में। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। जैसे आपके ब्रेन में जो है कभी कभी होता है कि आप जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता है। उसके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप प्रत्येक दिन कम से कम 5 बार प्राणायाम कीजिए। जैसे एक नाक से सांस को लीजिए और दूसरे नाक से सांस को छोड़िए, फिर दूसरे नाक से सांस को लीजिए और पहले नाक से सांस को छोड़िए। इससे होता है कि आपका जो ब्रेन का विकास होता है, जो भी आप पढ़ेंगे वह तेज़ी से आपके ब्रेन में जाएगा और वह चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए, आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, सल्तनत काल से। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है बलबन, ऑप्शन डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका अर्थ होता है कि इन चारों में से कोई नहीं होगा और उपयुक्त में से एक से अधिक का अर्थ है कि इसमें से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। बिहार में ऑप्शन ई भी दिया जाता है, खासकर 60वीं से 62वीं जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें ये ऑप्शन ई डाला था और ये काफ़ी लड़कों को कंफ्यूज कराया और इसमें 10 से 12 प्रश्न गलत हो जाते हैं और प्रत्येक साल जो है अच्छे लड़के इसमें जो है पीटी से छट जाते हैं। उसके लिए मैंने ऑप्शन ई को भी इसमें डाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये 5 ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि हम दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। चूँकि गोरी की मृत्यु हो जाती है, अचानक उसकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गद्दी पर बैठाया जाता है। तो कहा जाता है कि गुलाम वंश का जो है संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए में है लाहौर, बी में है दिल्ली, सी में है अजमेर, डी में है लखनौती और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पे बैठा था तो वह उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया था, दिल्ली को नहीं बनाया था। आप याद रखिएगा, दिल्ली को राजधानी जो है इल्तुतमिश बनाता है, लाहौर को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है इल्तुतमिश, सी में है रजिया, डी में है मुहिद्दीन गोरी और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी अभी हमने आपको बताया था कि दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी जो है इल्तुतमिश बनाया था, जबकि लाहौर को सल्तनत की राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। हमेशा ये कन्फ्यूज़ कराता है एग्ज़ाम में, और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों एग्ज़ाम में रहता है ऑप्शन में, इसलिए याद रखिएगा। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली में सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कई बार ये प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रश्न वही रहता है, बस उसको थोड़ा बहुत चेंज करके डाल दिया जाता है। अब ऑप्शन ए में है रजिया सुल्तान, बी में है चांद बीबी, सी में है दुर्गावती, डी में है नूरजहाँ और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी और रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। इनके भाई को बारी बारी से गद्दी पे बैठाया गया, हटाया गया और बाद में जो है दिल्ली की जो जनता थी, खासकर जो अमीर वर्ग थे, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी,
इनको दिल्ली के जनता और अमीर ने वहाँ गद्दी पे बैठाया। चांद बीबी भी शासिका बनी थी, अहमदनगर की शासिका बनी थी। दुर्गावती भी आगे के समय में शासिका बनी है, महिला शासिका बनी है। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जो है महिला इंदिरा गांधी बनी और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये महिला जो मुख्य पद पे बनी है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा स्पीकर भी प्रथम महिला मीरा कुमार बनी। इसको भी याद रखिएगा। ये सारे जो है घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में हमारे सामने आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए इतना हमको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ए में है बलबन, बी में है इल्तुतमिश, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में है रजिया, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मंगोल नेता चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गया था। ये भारत का मैप है, मैप के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ था दिल्ली। इधर से जो ये अफ़गानिस्तान का रास्ता था, इधर जो है आपको पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। इधर से पीछा करते हुए यहाँ तक जो है आ गया था चंगेज खां। चंगेज खां अपने समय में माना जाता है कि इसका जो सत्ता था एशिया में भी था, यूरोप में भी था। एक बहुत बड़े भाग में इसने अपना सत्ता स्थापित कर लिया था। बहुत बड़े भाग में कहा जाता है कि इसने सत्ता स्थापित किया था चंगेज खां ने। बौद्ध नेता था, इसने यूरोप में भी अधिकार कर लिया था और कुछ एशिया में भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में जो है चंगेज खां का शासन था और यह जो है जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए जो है यहाँ तक आ गया था। लेकिन चूँकि उस समय दिल्ली की जो सत्ता थी वह जो है अभी पूर्ण रूप से स्थापित भी नहीं हुई थी। इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था उसको हराकर गद्दी प्राप्त किया था। इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो अभी यह खुद अस्थिर था। अब वैसे स्थिति में यदि जलालुद्दीन मकबरनी का यह सहयोग करता तो हो सकता था कि चंगेज खां जो है दिल्ली पे जो है आक्रमण कर देता और यह जो नई सत्ता स्थापित किया गया था इस पर अधिकार कर लेता। इसलिए जो है इल्तुतमिश जो है जलालुद्दीन मकबरनी का सहयोग नहीं किया ताकि चंगेज खां के प्रकोप से बचा जा सके। तो इसका ऑप्शन होगा बी, इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था ये इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? रक्त और लौह की नीति। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है बलबन, ऑप्शन सी में है फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था कि बलबन ने अपने विरोधियों के खिलाफ जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया था। जो भी इसके विरोधी थे उसको इसने समाप्त कर दिया था। यही रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क जो पर्सा का प्रधानमंत्री था उसने भी अपनाया था। और बाद में जब देश आज़ादी के समय जब छोटे छोटे राज्यों को संगठित करना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है कि इस नीति को उन्होंने अपनाया और इसी के तहत उन्होंने जूनागढ़ का क्षेत्र हो या हैदराबाद का क्षेत्र हो या कश्मीर का क्षेत्र हो उसको भारत में शामिल किया था। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है अलग अलग काल समय की बात है और तीनों से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ जो है रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था? ए में है बलबन, बी में है इल्तुतमिश, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक, डी में है अकबर, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। नौरोज का जो त्यौहार है इसको बलबन ने अपने राज दरबार में शुरू किया था। क्योंकि यह बलबन जो था इसने इल्तुतमिश के पुत्रों को हटाकर गद्दी प्राप्त किया था
उस इल्तुतमिश के एक पुत्र से अपनी बेटी का विवाह किया, बाद में उसको हटाया और खुद गद्दी को प्राप्त किया था। तो अपने आप को जो है शासक दिखाने के लिए उच्च वंश से इसने नौरोज को आरंभ किया। ईरान में नौरोज को मनाया जाता था, वहाँ से इसने लिया था और अपने जो दरबार में शुरू किया था। प्रश्न जो है, कभी कभी जब नौरोज की बात आती है तो लोग जो है शाहजहाँ को टिक लगा देते हैं, कभी कभी मोहम्मद बिन तुगलक को लगा देते हैं, कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी को लगा देते हैं, लेकिन उत्तर जो है इसका सही जो है बलबन होगा, क्योंकि बलबन ने ही अपने दरबार में नौरोज को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में है उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बी में है उसने इक्तदारी व्यवस्था आरंभ किया, सी में है तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया, डी में है बंगाल के विद्रोह का दमन किया, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने जब दिल्ली सल्तनत में बलबन के बारे में पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, बलबन ने नहीं कराया था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था, क्योंकि तुर्कान ए चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था अपने दरबार में जो उच्च वर्ग के अमीर थे उनका सहयोग पाने के लिए, लेकिन बलबन जैसे ही सत्ता में आता है उसने तुर्कान ए चहलगानी के लोगों को समाप्त कर दिया और खुद जो है सत्ता को केंद्रीकृत अपने भीतर कर लेता है, यानी खुद जो है शक्तिशाली शासक बन जाता है। तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया था बलबन ने, यह भी सही है। बंगाल में जब बलबन के खिलाफ विद्रोह हुआ तो इसने इसको क्रूरतापूर्वक दबाया था। कहा जाता है कि वहाँ जो विद्रोह करने वाले थे उनको वह खंभा में जो है लटका देता था, ठीक है, बीच सड़क पे लोगों को जो है लटका दिया जाता था, ठीक है। ये मतलब जघन रूप से एक अपराध था जो बलबन के द्वारा बंगाल में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सड़क पे जो लोगों को मार कर लटकाया जाता था उसको देख के बलबन के खिलाफ कोई विद्रोह न करे, तो यह क्रूरतापूर्वक कहा जाता है बलबन ने यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए कार्य किया था। अब इसका उत्तर क्या होगा? ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका अर्थ होता है कि इनमें से कोई सही नहीं हो सकता है, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थ होता है इसमें से एक भी सही हो, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही। तो यहाँ पे तीन सही है, क्योंकि ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा बिहार में अगर लगाना होगा बीपीएससी में तो ऑप्शन ई होगा। यही हम समझाने के लिए ऑप्शन ई को लाए हैं, क्योंकि 60 से 62वीं बीपीएससी में इस ऑप्शन को डाला गया और काफ़ी कंफ्यूज कराता है। लड़के प्रश्न का उत्तर जानते हुए गलत करते हैं, तो इस सिलसिले में जो है ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की? ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है सिकंदर लोदी, डी में है फिरोज तुगलक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दिल्ली में जो सुल्तान थे सिकंदर शानी की उपाधि लिए थे, ये लिए थे अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इन्होंने जब अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जब ये लगभग ये किया था कि जब इसने दिल्ली की गद्दी को संभाला तो दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद इसने क्या किया था कि जो भी क्षेत्र था उसका इसने विस्तार शुरू कर दिया था, विस्तार जो है शुरू कर दिया था। यहाँ दिल्ली था तो ये क्या किया था कि इधर से जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, इधर कब्जा करते हुए आया था। और फिर ये क्या किया था कि दक्षिण की तरफ भी अपने जो सेनापति था उसको भेजा था, 4 सेनापति थे इसके जो दक्षिण की तरफ भी गए और इन क्षेत्रों को भी जीता, लेकिन इसको राज्य में नहीं मिलाया गया, यहीं तक राज्य में मिलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में, और इनसे यह कर वसूलता था, ठीक है। तो इसने जो सिकंदर था, सिकंदर भी यूनान से इधर आया था और भारत के सीमा पे आके जो सिंधु नदी है उसको पार नहीं किया, लेकिन उसने कई क्षेत्रों को जीता था यूरोप से लेके एशिया तक में। तो अलाउद्दीन खिलजी भी उसी के तरह जो है एक उपाधि लिया सिकंदर सानी। कभी कभी प्रश्न में जो है सिकंदर सानी जब पूछता है कि कौन उपाधि लिया तो कभी कभी लोग बलबन लगा देते हैं, तो इसमें याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों को देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी से, फिरोज शाह तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित होगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।